आप कह रहे हैं कि मेरी बचपन से नींव ही आयुर्वेद से शुरू हुई है, तो ये फ्रॉड जैसी बात है। मैं बड़े थोड़े से कठोर शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, या कुछ लोग और उससे आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो फ्रॉड है, बस स्क्रीन देखते रहो, तू तो फ्रॉड है, ये है। तो उन लोगों की करनी तो मैडम देखिए उनके साथ है। बिल्कुल। आजकल मतलब मोदी जी को भी लोग गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी को भी गाली दे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को भी गाली दे रही है। अब आपका वो जो सू आमला की बात थी, तो वो मैंने सुना उसके बड़े रेट हैं, 1100 रुपए उसका रेट है। नहीं, मैं उसका 1100 रुपए रेट नहीं, उसका रेट है एक की। आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने शल्यकर्म की इन्वेंशन किया था। जो आजकल हम ऑपरेशन देखते हैं, सर्जरी देखती हैं, वो धीरे धीरे करते करते उनका आधुनिकरण हो गया, वो चली गई आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल वो साइंस नहीं है जो बीमारी होने के बाद आपको ठीक करेगा। आप बीमार कैसे ना हो उसको भी ठीक रखने की साइंस है आयुर्वेद। अब वो टाटा नमक मत खाओ, रॉक सॉल्ट खाओ, आप चीनी मत खाओ, आप जो है गुड़ का सेवन ज्यादा करो। मैडम आपने ना एक तीर से दो निशाने साध, आपने दो मुश्किल पूछी। टेक्निकली अगर देखा जाए सफेद नमक में और सेंधा नमक में कोई फर्क नहीं होता, केवल स्ट्रक्चर का फर्क होता है, देखने का फर्क होता है, स्वाद का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने भी अगर देखा होगा जो सेंधा नमक होता है उसमें खारापन होता है कम। अब बात आती है चीनी की और गुड़। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि चीनी और गुड़ दोनों गलने से बनते हैं। कई ऐसी मिथ हैं जो हम जानना चाहेंगे या आपने देखी हो और आप बताना चाहेंगे कि ये इससे बचें आप। खजूर को लोग कहते हैं कि खजूर तो सर्दियों में खाई जानी चाहिए। खजूर की तासीर गर्म होती है, बचपन से सुना है। आप आयुर्वेद की किसी भी वेरीफाइड पुस्तक में पढ़ेंगे तो खजूर की जो तासीर होती है वो गर्म नहीं होती बल्कि ठंडी होती है। और ऐसे बादाम के लिए भी कहते हैं कि बादाम भिगो के ही खाओ। बादाम तो कायदे से वैसे तो उष्ण भी होता है, तासीर में गर्म होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब उसकी ठंडाई बनती है तो ठंडाई में डाला जाता है। लोग कहते हैं उड़द की दाल बात ही करती है। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है उड़द की दाल करती है। आयुर्वेद में तो ऐसी प्रिपरेशन है जो बनती है उड़द की दाल से। अच्छा। जिस व्यक्ति को लकवा हो जाता है उड़द की दाल के वड़े खाने के लिए लिखा हुआ है। आप बिलीव करोगे? तो आज के शो में हम आपके लिए जो गेस्ट लेकर आए हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, और न सिर्फ खुद एनर्जेटिक है पर आप कैसे ऊर्जावान बनेंगे वो भी वो बता सकते हैं। आयुर्वेद में उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता जी का। हाँ जी सर, तो आयुर्वेद में आपका नाम जो है बहुत ऊंचा चढ़ रहा है और हम देखते हैं आपको लोग बहुत फॉलो भी करते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद से आपका नाता कैसे शुरू हुआ और क्या मतलब आपका बैकग्राउंड रहा कि आप इस तरफ आए? जी देखिए, नाता कैसे रहा, इस तरफ कैसे आए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फैमिली में एंसेस्ट्रल बिजनेस होता था। मेरे फोर फादर्स, मेरे बड़बाबा जी, मेरे बाबा जी, मेरे फादर सब जड़ी बूटियों का बिजनेस करते रहे हैं। तो जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, तो हमने आयुर्वेदा को ही देखा है। बट हमने उस तरह के कोर लेवल के आयुर्वेदा को देखा है जो वाकई में जिसको आयुर्वेदा कहा जाता है। सही मायने में जिस तरह का आयुर्वेदा आजकल परोसा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या 10 रुपए की किताबें जो बसों में और ट्रेन में बिकती हैं, जहाँ व्यक्ति जिनको पढ़ने के बाद ये सोचता है कि ये हल्दी की गांठ अगर मुझे पता चल गई तो मैं आयुर्वेद आचार्य बन गया। वो वाला आयुर्वेदा हमने नहीं बनाया। कोर लेवल का आयुर्वेदा सीखा है, समझा है, देखा है, पढ़ा है, किया है। तो आयुर्वेदा से संबंधित जितनी भी पढ़ाई जितनी हम कर सके वो की है, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस शुरू की है। और इसी वजह से कहता हूँ कि मजा ही तो आ जाएगा, बस मजा ही आ जाएगा। तो आज आ ही जाए मजा। हम ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, मतलब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, जबकि आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। नींव में आप कह रहे हैं कि मेरी बचपन से नींव ही आयुर्वेद से शुरू हुई है, तो ये फ्रॉड जैसी बात है। ये आपने बड़ा मजेदार प्रश्न किया कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में जिन्होंने हमसे 10 रुपए का सामान आज तक नहीं मंगाया, या ऐसे लोग जिन्होंने आज हमें कुछ ऑर्डर किया और एक्सपेक्ट करते हैं कि कल सुबह को मुझे वो सामान मिल जाए, तो वो लोग हमेशा फ्रॉड लिखते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। और वही मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। कोई हमें यदि ऑर्डर करता है, एआई सिस्टम लगा हुआ है, वो पैनल पर चला जाता है,
हाँ, हम ये मानते हैं कि एआई में भी और पैनल पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी, या कुछ कई बार मैनुअल ऑर्डर्स कुछ होते हैं उसमें मैन-मेड मिस्टेक्स हो सकती हो है, जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के माइंड में हमेशा ये बात रहती है कि कोरियर सर्विस है वो 24 घंटे की सर्विस देती है, बट कोई भी कंपनी ये नहीं कहती हम 24 घंटे की सर्विस दे रहे हैं। जब से ऑनलाइन का सिस्टम बढ़ा है तब से तो इतना ज्यादा लोड है सारी कुरियर कंपनीज पे कि हमने मतलब हमारी भी स्थिति है कि हम करीब 1500 से लेके 2000 ऑर्डर्स पर डे हम लोग भेजते हैं, तो कुरियर कंपनी उनको उठा नहीं पाती है। हम शामली में हमारा ऑफिस है, हाँ तो जी। वो कहते हैं कि सर हमारे पास इतना लोड है, बाकी लोगों का भी है, और आप लोगों के पैकेजेस इतने बड़े होते हैं कि हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो हम आपके 500 आज लेके जाएंगे, 500 कल लेके जाएंगे, 500 परसों लेके जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, सपोज आपने आज ऑर्डर किया तो हमने अपनी वेबसाइट पे पहले ही लिखा हुआ है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो साल भर के बना के कपड़े और खिलौने की तरह तो रखे जा सकते हैं बिल्कुल। कि हमने उनको बनाया और भेजते चले गए, भेजते चले गए, भेजते चले गए, उनमें लगता है टाइम। जैसे कि हमारे एक सुहावना प्रोडक्ट आता है, वो वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है। हाँ, उसके बारे में मुझे पूछना भी था। चलिए मैं उसके बारे में हाँ, बताऊंगा, लेकिन पहले इस वाले प्रश्न हाँ का मैं जी, जवाब दूं। हाँ तो जी। जो लोग कहते हैं, मैं बड़े थोड़े से कठोर शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, या कुछ लोग और उससे आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो फ्रॉड है, बस स्क्रीन देखते रहो, तू तो फ्रॉड है, ये है। तो उन लोगों की करनी तो मैडम देखिए उनके साथ है। बिल्कुल। आजकल मतलब मोदी जी को भी लोग गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी को भी गाली दे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी को भी गाली मिली है। जिसने कुछ आज तक किया ही नहीं उसको गाली क्या मिलेगी, जिसको कुछ करता है करेगा उसी को तो बिल्कुल। तो जिस समय लोग सो के उठते भी नहीं, उनकी आंखें भी नहीं खुलती, उस समय हमारी कंपनी डोनेट कर देती है उतना, जितने के बस मैं मतलब क्या कहूँ, जितने की उनकी पूरी वर्थ है उस व्यक्ति की कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो उतना तो हमारी कंपनी उस समय डोनेट कराती है जिस समय उनकी आंखें नहीं खुलती। तो ये बात कड़े शब्दों में मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पॉडकास्ट के शुरू में ले लिया, धन्यवाद इसके लिए आपका। नहीं देखिए, जो है ना, आलोचना भी उसकी होती है जो बढ़ रहा होता है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आप हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं तो आलोचक आपके आ ही जाएंगे, है ना। अब आपका वो जो सू आमला की बात थी, तो वो मैंने सुना उसके बड़े रेट हैं, 1100 रुपए उसका रेट है। नहीं, मैं उसका 1100 रुपये रेट नहीं है, उसका रेट है 1295 रुपये का 1 kg। 1 kg इतना महंगा? हाँ जी, मैडम महंगा नहीं है, वो सस्ता है। जब अच्छा। आप उसके बारे में सुनेंगे ना, हाँ जी। तो आप ये कहेंगे जी हाँ सस्ता है, और वो 1295 रुपये का 1 kg होने के बाद भी, ये बात मैं बड़े स्वाभिमान से कह रहा हूँ, अभिमान से नहीं कह रहा हूँ। आज तक उसको कोई इसी वजह से नहीं बना पाया कि उसका जो बनने का प्रोसीजर है वो इतना क्लिष्ट है, इतना टीडियस है कि वो देखने में लगता है कि ये आंवले का मुरब्बा है। हाँ। ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं आपके हाँ लिए जी। आया हूँ, हाँ जी। आपको भी खिलवाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोडक्ट है वो मेरा सुहावला, हाँ और जी। हमारी इसकी टैगलाइन है मिठाई भी दवाई भी। तो ये दुनिया की ऐसी पहली मिठाई और दवाई है जिसको शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं। ये सारंग मधुमक्खी के शहद से बनता है। आप सही जने के लिए ले आए। अच्छा। क्योंकि मुझे भी डायबिटीज है। ये दवाई भी है और मिठाई भी है। हाँ जी। जुबान पे देता है मीठा स्वाद, पेट में जाने के बाद ही छूटता है कषाय रस। तो इस पर सौंफ है, सफेद तिल है, प्रवाल पिष्टी है, गुलाब जल है, केवड़ा है, चंदन का क्या बात है। एक्सट्रैक्ट है। तो जिन शुगर के पेशेंट्स को मीठा खाने की अर्जेंसी होती है, उनकी अर्ज को ये खत्म करता है मीठा, क्योंकि वो मीठा वो खा नहीं सकते। लेकिन इसको खाने के बाद आपको 1% भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने कोई मेडिसिन खाई है। आप एक तरह से मेडिसिन भी खा लेंगे और दवा, मिठाई भी खा लेंगे, दवा भी खा लेंगे। 9 वर्ष के बच्चे से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग उसको खा सकते हैं। जहां दूसरी ओर आंवले के जो मुरब्बे होते हैं वो बनते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह लगा के, हमने इसको बनाया चूना पानी से निथार के। इसका जो खट्टापन हमने कम किया है, जो निकाला है, यानी इसमें आंवले में 5 प्रकार के रस होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया में केवल 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन्हीं में से हजारों लाखों स्वाद बन जाते हैं। तो आंवला एक ऐसा फल है जिसके अंदर केवल लवण टेस्ट नहीं होता, बाकी सारे के सारे टेस्ट होते हैं। तो ये सुआंवला में हमने जो इसका बैलेंस बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि मानव जीवन की इसको यूज करने के बाद सातों धातुएं, तीनों प्रकार के दोष और पंच महाभूत, ये तीनों चीजें बैलेंस हो जाए। यानी सातों प्रकार की धातुएं, तीनों प्रकार के दोष और पांचों प्रकार के पंच महाभूत वो बैलेंस हो जाए। क्या बात। तो आप इसको खाएंगे, आप खुद ही कहेंगे हाँ, और मंगाएंगे। मजा ही आएगा, और भी मंगाएंगे। अच्छा लगा तो बिल्कुल लगेगा, और आपका अनुभव, आपकी बातों से आपका ज्ञान झलक ही रहा है। और भी बहुत सारी मिथ है आयुर्वेद को लेके, जैसे कई भी बड़ी बीमारियां, उसके लिए भी क्या आयुर्वेद, मैंने आपसे पूछा भी पीसीओडी, क्या ये सब चीजें भी आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं या कुछ हद तक ही होती हैं? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद है क्या।
पता है, बिल्कुल आयुर्वेद को जिस तरह से लोग परोस रहे हैं वो आयुर्वेद है है ही ही नहीं। नहीं। जिस तरह से आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं था। टीवी पर हम लोग देखते थे आयुर्वेद फिजिशियंस को या आयुर्वेद चार्या को, तो वो लोग कहते थे जी आयुर्वेद तो आपके रसोई के सारे मसालों में विद्यमान है। आज वो भी जीरे बोलते में हैं। है, हाँ, हल्दी में है, हाँ जी। पर ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आप हल्दी में कर्क्यूमिन है, हल्दी में कर्क्यूमिन विद्यमान होता है। वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीवायरल भी है उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन वो ऐसी हल्दी से नहीं मिलेगा कि आपने घर की मसाल दानी में आप गए रसोई की, वहां से आपने एक चम्मच भरा पानी में घोला और वो एंटीसेप्टिक का काम कर गई। जो उसके अंदर कर्क्यूमिन है आपको वो समझना पड़ेगा कितनी हल्दी खाने के बाद आपको कितना मिलेगा। तो इसी वजह से जब व्यक्ति कहता है मैंने तो आयुर्वेद बहुत कर लिया मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, अरे भैया फायदा इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपको अतिशयोक्ति भाषा परोसी गई है। क्योंकि आयुर्वेद में एक तो अतिशयोक्ति भाषा वैसे ही आती है, हाँ जी, मतलब इस तरह की भाषा की व्यक्ति को लगता है कि खाते ही गए जाने हाँ, क्या हो जाएगा चमत्कार। चमत्कार हो जाए, तो वो एक अलंकृत भाषा है। वो व्यक्ति को समझना पड़ेगा। कलक कलकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराई नर जो पाए बोराई नर, तो वो इसी कलक धतूरे को भी कहते हैं, कलक सोने को भी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि शास्त्रों में जहाँ कलक का अर्थ है वहां मुझे धतूरा यूज करना है या वहां मुझे सोने की फसल यूज करनी है, हाँ, तो बिना ज्ञान के अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम आयुर्वेद को हमेशा गलत ही समझेंगे। गलत ही समझेंगे। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न का जवाब यही है हाँ, कि हर एक पैथी की अपनी एक लिमिट है। लिमिट है। और तो आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा में आचार्य सुश्रुत ने शल्य कर्म की इन्वेंशन किया था। जो आजकल हम ऑपरेशंस देखते हैं, सर्जरीज देखती हैं, वो धीरे 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 करते करते उनका आधुनिकरण हो गया, वो चली गई एलोपैथी में। तो इसी तरह से आयुर्वेद में भी चिकित्सा होती है, आयुर्वेद में भी एमएस बनते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन बनते हैं। सर्जरी होती है, एमएस आयुर्वेद में होते हैं, बट एमएस आयुर्वेद में करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसी तरह से यदि किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है, कोई व्यक्ति ये पूछे और कोई उसका जवाब दे कि जी हाँ काशनार घुघरू खाने से हो जाएगा, काशनार की छाल पीने से हो जाएगा, मुझे कोई करके दिखा देना काशनार की छाल से। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि काशनार की छाल किसी भी प्रकार की गांठ को घोलने में काम आती है आयुर्वेदा के अंदर, लेकिन केवल काशनार की छाल नहीं आती। वो काशनार की छाल के साथ अन्य औषधियां भी आपको देनी पड़ेगी व्यक्ति की प्रकृति को पहचान के। तो एक डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, तभी आपको आयुर्वेद का असली जो है ना मजा तभी आएगा। तो इनिशियल लेवल की जो दिक्कत है, हाँ जी, आयुर्वेद केवल वो साइंस नहीं है जो बीमारी होने के बाद आपको ठीक ठीक करेगा, बल्कि आप बीमार कैसे ना हो उसको भी ठीक करने की एक साइंस है आयुर्वेद, यानी आयु का विज्ञान है आयुर्वेद। आयुर्वेद बहुत अच्छा। और आजकल ये भी बड़ी बात चल रही है कि आप वो टाटा नमक मत खाओ, रॉक सॉल्ट खाओ, आप चीनी मत खाओ, आप जो है गुड़ का सेवन ज्यादा करो। तो क्या चीनी और आयोडीन वाला नमक ये दोनों हमारे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है? मैडम आपने ना एक तीर से दो निशाने साध दिए। आपने दो क्वेश्चन पूछे एक बार में। हाँ, तो आप दोनों का जवाब दीजिए। दोनों का आपको जवाब देता हूँ। देखिए पहली बात तो आती है टाटा नमक की और सेंधा नमक। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि थायराइड की बीमारी पहले कितनी सुनी जाती? बहुत कम, अब तो बहुत है। अब तो बहुत ज्यादा सुनी जाती है। वो किसी ने सर्वनाश किया हम लोगों का जिन लोगों ने ये बात परोसी है कि सेंधा नमक आयुर्वेद में लिखा हुआ है जी सेंधा नमक का यूज करना चाहिए। भैया आयुर्वेद में कहाँ लिखा हुआ है सेंधा नमक का यूज करना चाहिए? किसको आप आयुर्वेद कहते हैं? जो व्यक्ति कहता है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है उसने केवल एक सिंगल पन्ना पढ़ा है आयुर्वेद का, आयुर्वेद का आ जानता है वो। आयुर्वेद में 5 प्रकार के नमक का वर्णन है मुख्य तौर से। सौंबरचल नमक, नमक, काला नमक, सफेद नमक, सेंधा नमक, इसी तरह से, ठीक है। हाँ जी। तो काला नमक तो आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि काला नमक जो है होता है उसकी भी चट्टान होती है, बट काले नमक की चट्टान नहीं होती। काला नमक तो मैन मेड नमक होता है, उसको आंवले वगैरह का संस्करण करके संस्कारित आंवले जो सूखा हुआ आंवला होता है वो बनाया जाता है। आपने वीडियोस भी देखे हाँ। तो काला नमक उस तरह से बनाया जाता है। दूसरी बात जो है जो लोग कहते हैं कि हमारे एंसिस्टर्स तो हमारे फादर्स तो तू बड़ा है बताने वाला, हमारे दादा दादी और सारे पापा मम्मी मोटा नमक यूज नहीं किया करते थे। भैया जो आपके हमारे दादा दादी मोटा नमक यूज किया करते थे वो वाला मोटा नमक है, सफेद नमक जो परचून वाला या ग्रोसरी शॉप वाला पंसारी रात को बाहर रखा छोड़ देता है, जिसको चोर भी चोरी नहीं करता क्योंकि नमक की कोई चोरी नहीं करता। आपने देखा होगा इतना मोटा मोटे मोटे। हाँ 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 हाँ।
कि सेंधा सेंधा नमक पिंक होता है। पिंक होता है। तो हाँ। सफेद नमक और सेंधा नमक, दली वाला नमक जो लोग अक्सर सोचते हैं कि दली वाला नमक सेंधा नमक होता है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ये कंफ्यूजन है, मीथ है लोगों के मन में। सेंधा नमक वो होता है पिंक, जिसके इतने बड़े बड़े डले होते हैं। हाँ, और हाँ। जो हमारे फोर फादर्स खाया करते थे, या पहले जो टाटा नमक या कोई और नमक की थैली नहीं नहीं उसको आती थी। धोने के बाद पीस के खाया करते थे, वो वाला नमक होता था, मोटा नमक। अब मैं बता देता हूँ इसका स्पष्टीकरण आपको, इसके पीछे साइंटिफिक एस्पेक्ट है क्या। मैंने आपसे थायराइड वाली बात क्यों पूछी। जो सेंधा नमक होता है और सफेद नमक होता है, दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड है, NaCl। कुछ लोग कहते हैं KCl है, तो उनको तो मैं कहूँ क्या कि उसका केमिकल फॉर्मूला KCl है। मैं उनसे पूछूं केमिस्ट्री आपने कितनी पढ़ी, तो उन्होंने पढ़ी नहीं होगी केमिस्ट्री, ठीक है। तो दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। टेक्निकली अगर देखा जाए सफेद नमक में और सेंधा नमक में कोई फर्क नहीं होता, केवल स्ट्रक्चर का फर्क होता है, देखने का फर्क होता है, स्वाद का बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने भी अगर देखा होगा, जो सेंधा नमक होता है उसमें खारापन होता है कम, तो खारापन कम होने के कारण वो खाने में आपको डालना पड़ता है ज्यादा। तो आप उसको ज्यादा डालेंगे तो आपके शरीर में सोडियम और क्लोरीन की मात्रा ज्यादा जाएगी बनिस्बत सफेद नमक की, उसमें आयोडीन की मात्रा भी कम होती है। तो इसी वजह से लोगों को आजकल थायराइड ज्यादा होने लगा है। साहब हमने तो ये सुना है, अरे भैया जिससे आपने सुना है उसका बैकग्राउंड तो समझ ज्यादा होशियारी में काम खराब हो रहे हैं, खराब हो जाता है कि वो कितने साइंटिफिक है। अब जो लोग, अब बात आती है चीनी की और गुड़ की। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि चीनी और गुड़ दोनों गन्ने से बनते हैं। अच्छा। चीनी और गुड़, चीनी अलग फल से, गन्ने से नहीं, गन्ने से बनती है, और गुड़ ऐसा नहीं है किसी और फल से बनता है। गुड़ जो बनता है वो भी गन्ने से बनता है, दोनों का बनने का प्रोसेस बस अलग अलग है। तो 60 70 80 वर्ष पहले जो आता था वो गुड़ ही आता था, चीनी तो होती नहीं थी। तो आयुर्वेद में साफ लिखा हुआ है इच्छुक से बने पदार्थ निषिद्ध है। तो शुगर वाले के लिए, जो लोग शुगर वाले कहते हैं, आजकल आपने देखा होगा कुछ तथाकथित बाबा आ गए, वो बड़ी शेखी पे कहते हैं साहब मैं तो अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के देता हूँ। पहले तो मैं पूछता हूँ भैया आपको ऑथोराइज किसने किया प्रैक्टिस करने के लिए, आप उल्टे कोरो प्रैक्टिस करने वाले। बिल्कुल। प्रेस्क्रिप्शन पे आप लिख के कैसे दे रहे हो, फिर भी लिख के दे रहे हो तो कोई बात नहीं। तो इच्छुक से बने पदार्थ यानी जो भी गन्ने से बने हुए पदार्थ है वो शुगर वाले पेशेंट के लिए निषिद्ध है। तो जो लोग ये लफाजे वाली करते हैं कि शुगर वाला पेशेंट गुड़ खा सकता है, चीनी नहीं खा सकता, गुड़ की चाय पी लो। हाँ, तो मैं आपको बता दूं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है चीनी का और गुड़ का 1-2% का ऊपर नीचे का फर्क है। अच्छा। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मीठे को आपने गुड़ खाई या आपने चीनी खाई, तो आपके जो किडनीज हैं, आपके जो पेनक्रियाज हैं, वो केमिस्ट्री समझते हैं, वो मार्केटिंग नहीं समझते। सही बात है। वो अंदर जाएगा तो वो जो हानि होगी वो होगी। वो केमिस्ट्री समझ आएगी कि मेटाबॉलिज्म कैसे होना है, उसमें से क्या निकालना, क्या बाहर निकालना, क्या शरीर में रखना है। तो चीनी और गुड़ में से सेम चीज शरीर के अंदर रहती है, सेम चीज बाहर निकलती है। अब बात आती है कि चीनी और गुड़ में बेहतर क्या है। चीनी और गुड़ में गुड़ बेहतर है, हाँ, लेकिन कौन सा गुड़ बेहतर है? जो पहले गुड़ आता था। जो आजकल गुड़ आता है वो तो चीनी से भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि आजकल 80 या 90% लोगों को वो वाला गुड़ मिलता है जो चीनी बाजार में बिक नहीं सकती, उस चीनी से बना हुआ गुड़ मिलता है, और वो इतनी ज्यादा उसमें केमिकल सफाई वगैरह करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए होता है, काफी सफेद वो ऑरेंज कलर का होता है, हाँ, कुछ है ना, हाँ, तो वो वाला होता है गुड़। तो गुड़ आज के समय में तो चीनी से भी ज्यादा बेकार है। हाँ, मतलब बात यह कि अगर आपको कहीं से रिलायबल मिलता है कि हाँ भाई ये काला गुड़ है, इसमें कम से कम प्रिजर्वेटिव है, ये जब गन्ने की शुरुआत हुई थी, गन्ना की जब सीजन शुरू हुआ था तो उसके रस से बना हुआ है, जिसको रस कट वेराइटी का गुड़ बोलते हैं, मतलब गुड़ में 100 से अधिक वेराइटी आती है। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि भारत में जितना भी गुड़ पैदा होता है, जितना भी गुड़ बनता है, पैदा होने से मतलब बनता है, तो वो सारा का सारा उसकी मोर देन 50% खपत राजस्थान में होती है, आपके राजस्थान में। अच्छा। खपत इस वजह से होती है कि आप क्या है, रेती जमीन, हाँ, रेत बहुत ज्यादा, हाँ, तो हाँ, रेत की धूल की मारक क्षमता है, वो जो दबाता है वो केवल गुड़ दबा सकता है। तो आपने देखा होगा, आप लोगों का ट्रेंड है राजस्थान में कि पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं जी प्योरीफाई हो जाता है, पानी से प्योरीफाई नहीं होता। गुड़ अंदर जाएगा तो गुड़ जो है लेखन क्रिया करता है शहद की तरह। लेखन मीन्स कुछ तो कहते हैं गुड़ खा लो पच जाएगा खाना, पच जाएगा। हाँ। वो एक अलग साइंस है कि पच जाएगा, उस प्रश्न पे बाद में आऊंगा। लेकिन जो गुड़ है वो इसी वजह से गुड़ जो बेहतर है सबसे ज्यादा खाना,
पिछले वाले अपने उत्तर पे प्रश्न तो दोबारा से आ रहा हूँ कि यदि आप गुड़ में से और चीनी में से चुनाव करना चाहते हैं तो गुड़ का चुनाव कीजिए, लेकिन उस वाले गुड़ का जब आपको पता हो कि वो शुरुआत में बना हुआ है सीजन के, जब ताजा गन्ना आ रहा था। यदि आप बाद में किसी भी सीजन में खरीद लेते तो आपको वही वाला गुड़ मिलेगा जो खराब चीनी से बना हुआ है, मसाले से बना हुआ है। और जो चीनी की फैक्ट्रीज में चीनी बनती है वहां तो मानक है कि इसमें कितना सल्फर लगना चाहिए, कितने अदर इसमें प्रिजर्वेटिव लगने चाहिए, इसमें अदर कितने मसाले लगने चाहिए इसको सफाई करने के लिए। और जो गुड़ बनता है, जहरी जो बनती है कोल्हू में, उन लोगों के पास कोई हिसाब नहीं होता, तो आंख बंद करके उठी फेंक फेंक के मारते हैं सफाई करने के लिए, कम डल गया तो ठीक, ज्यादा डल गया तो ठीक। अरे बाप रे, तो मतलब ये तो ज्यादा खतरनाक है। तो ये ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आंख बंद करके पीछे मत दौड़ पड़ी किसी चीज के कि भैया गुड़ खाते थे, पहले तो गुड़ खाते थे, पहले तो गुड़ खाते थे। भैया पहले तो गुड़ इस वजह से खाते थे कि चीनी होती नहीं थी, तो चीनी ऑप्शन ही नहीं थी, तो गुड़ जो मिलता था वो बढ़िया ही गुड़ मिलता था। और इतने केमिकल्स थोड़ी यूज होते थे, मतलब केमिकल्स यूज नहीं होते थे। दूसरी बात ये है कि उस समय लोगों को यही चीज नहीं होती थी, ये देखने में सुंदर है कैसा है, कैसा भी वो काला गुड़ ही खाया जाता था, वो गुड़ कैसा भी हो गुड़ खा लेते थे क्योंकि वो अच्छा होता था, शुद्ध होता था। तो उसको रखने का भी प्रोसेस होता था, उसको प्रिजर्व करके घरों में कैसे रखा जाना चाहिए ताकि गुड़ पूरे साल भर खराब ना हो। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। मतलब सब अब YouTube एक तरफ आपको भ्रमित करता है तो एक तरफ सही दिशा में भी लेके जाता है। और भी कई ऐसी मिथ हैं जो हम जानना चाहेंगे या आपने देखी हो और आप बताना चाहेंगे कि ये इससे बचें आप, इस तरह की बातों से, ये आयुर्वेद नहीं है, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, कोई ऐसी बात? हाँ, जैसे कि अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे कि आप दुबई क्लासेस लेने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खजूर, हाँ सर दुबई की बात आई तो मुझे खजूर याद आ गया, बिल्कुल। आपने कुछ गुड्स की बात की तो मुझे उस बात से खजूर पे बात याद आ गई कि खजूर को लोग कहते हैं कि खजूर तो सर्दियों में खाई जानी चाहिए, हाँ, खजूर की तासीर गर्म होती है, बचपन से सुना है ना? हाँ। आप आयुर्वेद की किसी भी वेरीफाइड पुस्तक में, भाव प्रकाशी गंटू में, वैश्य रत्नावली में, या किसी भी अन्य ग्रंथ में पढ़ेंगे तो खजूर की जो तासीर होती है वो गर्म नहीं होती बल्कि ठंडी होती है। और दुबई जैसे क्षेत्रों में जितने भी मॉडर्न कंट्रीज हैं वहां आपने देखा होगा 50-55 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, होता है। तो प्रकृति ने वहां खजूर इसी वजह से तो दिया कि उसकी प्रकृति ठंडी है, वहां के लोगों को इसी वजह से तो खजूर पसंद है। वहां वाले लोगों से आप पूछो, वहां तो वो रोज खाते हैं, क्यों खाते हैं? वहां वाला एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि और गर्मी होती है बहुत तब भी खाते हैं, तब भी वो उनकी मतलब उसकी अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस बनाते हैं, खजूर का एक प्रकार का शहद निकालते हैं, खजूर की डिशेस बनाते हैं। तो खजूर जो है गर्म नहीं होती, खजूर ठंडी होती। और ऐसे बादाम के लिए भी कहते हैं कि बादाम भिगो के ही खाओ और जो है सर्दियों में भी खाओ, वो सही है। बादाम तो कायदे से वैसे तो उष्णवीर्य होता है, तासीर में गर्म होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब उसकी ठंडाई बनती है तो ठंडाई में डाला जाता है। इसी तरह से आंवले की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है ना? लेकिन वो डलता च्यवनप्राश में, सर्दियों में उसका लोग बना के च्यवनप्राश खाते हैं। कंपनीज च्यवनप्राश बनाती है, लोग तो खैर कोई नहीं बना पाएगा। तो इसी वजह से जब वो अन्य औषधियों के संपर्क में आ जाता है तो उसका बदल जाती है। तो ये तो आयुर्वेद का डॉक्टर ही बता सकता है, तो कृपया सब डॉक्टर ना बने तभी मजा आएगा। और दूसरी बात ये दही के बारे में मुझे बात दही की तासीर ठंडी नहीं होती, दही की तासीर भी गर्म होती। और छाछ बना बना के हम छाछ बना के आप गर्मियों में, छाछ में और दही में फर्क है, बड़ा फर्क है। दही होती है अभिसंधि, स्रोतों में रुकावट पैदा करने वाली। छाछ मट्ठा जिसको बोलते हैं, यानी बटर मिल्क, सेल्जी के लिए मैं बता दूं बटर मिल्क तो बटर मिल्क की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी, क्योंकि उसमें से मक्खन निकल जाता है। लेकिन ठंडी कौन से वाले मट्ठे की होती है? जो हम घर में बनाते हैं मक्खन निकाल के, वो वाला मट्ठा नहीं जो बाजार में सैशेट। अरे आजकल कोई बनाता कहाँ है घर में? आजकल तो बहुत सारी चीजें जो करनी चाहिए वो होनी चाहिए, अच्छा, और जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। बिल्कुल सही। ये प्रश्न तो एक अलग प्रश्न है कि आज बनाता नहीं है, तो आपको स्वाद के लिए पीना है कि भैया वो ओरिजिनल पीना। आप जैसे बाजार में मिलता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दूं कि मसाला छाछ 90% जगह मसाला छाछ मिलती है, और जो मसाला छाछ होती है और बिना मसाले वाली छाछ होती है, दोनों पे एक्सपायरी डेट आप कभी भी देखना अलग अलग होती है। मसाला वाली जल्दी होगी, मसाला वाली छाछ की एक्सपायरी डेट होती है लेट देर वाली। अच्छा, क्यों? उसमें प्रिजर्वेटिव भी ज्यादा लगता है और जो उसके दोष है वो मसाला डाल के छिपा दिए जाते हैं। छाछ जो है
बिना मसाले वाली खट्टी हो जाएगी जल्दी, और उसमें यदि मसाला डाला हुआ, एसेंस डाला होगा, तो वो खट्टी होगी देर में। तो उसका जो दोष है, जो ऐब है, आम भाषा में बोले, वो छिप जाते हैं। इसलिए इसलिए बहुत सही जानकारी। और इसी पे मेरे को ये भी छाछ को लेके या दही को लेके एक और चीज है कि रात में नहीं खानी चाहिए। हाँ जी मैडम, रात में ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि रात में नहीं खाई जानी चाहिए। देखिए, अब तो सब चीजें बदल गई, ज्योग्राफिकल स्टेटस बदल गई, प्रकृति बदल गई, सब चीजें बदलती जा रही है। ये तो एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि रेदर देन ये पूछने के कि रात में नहीं खाई जानी चाहिए, कौन नहीं खा सकता, वो सब लोगों के लिए निषेध नहीं है। आयुर्वेद में तो एक पैटर्न आता है कि यदि कोई कार्य को आप लगातार करते रहते हैं, किसी भोजन को आप लगातार लेते रहते हैं, तो वो आपकी शरीर की प्रकृति बन जाता है, शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो यदि आप प्रतिदिन दही खा रहे हैं, कोई व्यक्ति रात में 6 महीने से दही रात को खा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं नहीं हो रहा, नुकसान होगा ही नहीं। आप उसके पीछे पड़िए ही मत कि आप लगातार दही खा रहे हो, दही खा रहे हो, दही खा रहे हो, दही खा रहे हो, तो उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो लगातार दही खा रहे हैं। और ये भी डिबेट है, चावल अच्छा कि गेहूं, गेहूं का आटा। चावल रात में नहीं खाना, बादी करता है। बहुत जल्दी मेरी रील आने वाली है, मैंने उस पे रील भी बनाई हुई कि आजकल जो गेहूं है, गेहूं इतना ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका कि वो चावल से भी ज्यादा नुकसान है। चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होता। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि चावल की जो बुआई होती है, चावल जो पैदावार होती है, वो खड़े पानी में की जाती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि बंगालीज जो है मछली खाते हैं। 99% 95 तो चावल के साथ मछली खाने का बड़ा प्रकरण चला है। सब लोगों ने मछली खा खा के दिखाया था कि दीदी हम भी मछली खा रहे हैं वो। लेकिन जो मछली है, नॉन वेज में इसी वजह से सबसे शुद्ध आहार माना जाता है। नॉन वेजिटेरियन में नेताजी ने तो कह भी दिया था कि मछली तो बड़ी शुद्ध होती है। तो इसी तरह से जो चावल होता है वो खड़े पानी में बुआई उसकी होती है, उसके जो दोष होते हैं वो इतने ज्यादा कम हो जाते हैं, इतने ज्यादा कम हो जाते हैं खड़े पानी में पैदा होने की वजह से, जो गेहूं के नहीं हो पाते। गेहूं की पैदावार किसी होती है बिल्कुल खड़ी होती है, चावल की होती है खड़े पानी में। खड़े पानी में तो दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, ये बात मैं मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, समझ गए। तो इसी वजह से मैं अगर इसको बहुत ज्यादा साइंटिफिक करूंगा तो आमजन को समझ नहीं आएगा। तो जो आजकल गेहूं है वो बहुत ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका, वो ओरिजिनल वैसा है ही नहीं, बदलता जा रहा है। तो जबकि चावल वैसा नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरी बात इसमें आती है कि जो एक मिथ ये भी है कि शुगर वाले पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए। तो मैं सब लोगों को ये बात एड्रेस करना चाहता हूँ कि शुगर वाला पेशेंट यदि मेरे कहने से गेहूं बिल्कुल छोड़ दे और चावल खाना शुरू कर दे तो जिंदगी सुधर जाएगी। अच्छा। हाँ। और रोटी खाने का यदि इसका मन है तो वो गेहूं की रोटी ना खाए, जौ की रोटी खाए। दलिया खाने का मन है तो गेहूं की रोटी ना, गेहूं का दलिया ना खाए, जौ का दलिया खाए। और जो चावल है, चावल रात को वो पानी में भिगो दे, उबले हुए चावल, पानी उसका निकाल दे, वो चावल खा के देखे। ऐसा मेरे कहने से 10 दिन करके देखे, बड़ा फर्क उनको अपनी बॉडी में नजर आएगा। उसके अलावा रात को आप फ्रीज में आप एक चावल उबाल लिया और या बच गया आपका चावल, आप उसको फ्रीज में रखिए और सुबह को आप उसको खाएंगे, दोपहर को अगले दिन आपको खाना है, वो आपको ताजे बने हुए वाले चावल से ज्यादा फायदा करेगा। ये भी आपने बड़ी नई बात करी। लोग कहते हैं फ्रिज में रखा चावल मत खाओ, बीमार पड़ जाओगे, बादी हो जाएगी। मैंने एक बात बताइए, जो भी लोग कहते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमने सुना है। हाँ, सुना ही है। घर में जो आम बातें हैं वो बता रहे। अरे भैया, जिससे आपने सुना है वो साइंस को कितना जानते हैं। मेरा तो सिर्फ एक प्रश्न है, हमारे नीचे भी कमेंट बॉक्स में लोग लिख देते जी हम आप उसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने कहा है। मैंने कहा भैया वो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आपको, और वो आयुर्वेद पढ़े हुए हैं, कितना आयुर्वेद को जानते हैं। बिल्कुल, तो ये बात समझनी पड़ेगी। आयुर्वेद, दूसरी बात यह कि आयुर्वेद की पुस्तक में फ्रिज का व्याख्यान नहीं है क्योंकि उस समय फ्रिज था नहीं। हाँ, लेकिन कोई भी साइंटिफिक पर्सन है जो केमिस्ट्री जानता है, जो फिजिक्स जानता है, मुझे उससे कहलवा के दिखाई देना कि फ्रिज में रखा हुआ खाना बादी करता है। लोग कहते हैं उड़द की दाल बादी करती है। हाँ, आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है उड़द की दाल करती है। आयुर्वेद में तो ऐसी ऐसी प्रिपरेशन है जो बनती है उड़द की दाल से। अच्छा, जिस व्यक्ति को लकवा हो जाता है, उड़द की दाल के वड़े खाने के लिए लिखा हुआ है। आप बिलीव करोगे, मैं आपको श्लोक दे दूंगा पॉडकास्ट के बाद में, उड़द की दाल के वड़े के, मैंने इस पर लिंक भी बनाई हुई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रचलित है।
लोग प्रचलित है, लेकिन उनके पीछे वैलिडेशन कुछ नहीं है। और भी एक बात मुझे इससे आई कि उड़द की दाल से हींग याद आई, कहते हींग डाल दो तो बादी नहीं करेगा खाना। वो बात यही है कि बादी नहीं करेगा, क्योंकि हींग आपको डालना चाहिए। बात वही आ गई कि मैंने इससे पहले बताया था कि किस उत्पाद के साथ, किस इंग्रेडिएंट के साथ क्या मिलाना मिला चाह रहे हैं। बिल्कुल। अब आप उड़द की दाल ऐसे क्यों खाना चाह रहे हैं, किस वजह से खाना चाह रहे हैं बिना हींग के? अगर हींग के साथ उड़द की दाल को खाया जाना चाहिए तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो बात कारक होती है, बात बढ़ा देगी, आपको जोड़ों का दर्द पैदा कर देगी। माश की दाल का व्याख्यान है, आप किसी आयुर्वेद वाले व्यक्ति से पूछिएगा जो आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे। तो ये आयुर्वेद है, इसमें संस्कृत जिससे ना, क्योंकि जिसने संस्कृत पढ़ी ही ना हो, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा मैडम। जैसे माश, माश कहते हैं उड़द की दाल को। अच्छा। और माश जटामासी को भी कहते हैं, जटामासी जड़ी बूटी होती है, उसके लिए भी माश लिखा जाता है। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उनको दिया मांसाहारी क्वाथ, तो हस्बैंड को मैंने दिया, अगले दिन उनके साथ उनकी वाइफ आई, तो हमारे यहाँ यूपी वाली भाषा में बोल दी, अजी तुमने वो क्या कर दिया हमारे आदमी के साथ? उनका वो क्या हुआ? कहने लगी थी तुमने इन्हें जो है मांस की दवाई दे दी। मैंने कहा बेटेन जी, ये मांस की दवाई नहीं, मांसाहारी का मतलब है इनको बीपी हाई इनका रहता है, इसमें जटामासी है और आदि चीजें हैं, मांसाहारी क्वाथ। तो अजा संस्कृत में जौ को भी कहते हैं और अजा बकरे को भी कहते हैं। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो व्यक्ति शब्दों के समीकरण तो नहीं समझता, वो तो अर्थ का अनर्थ करता है ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी तरीके से है कि जैसे किसी व्यक्ति ने, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं आपको व्याख्यान देता हूँ, किसी व्यक्ति ने देखा कि गाय से दूध निकाला और दूध मैंने पिया, उसने कहा अरे वाह, गाय तो दूध देती है, बड़ा मीठा दूध होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पौष्टिक है। वो व्यक्ति गाय खरीद के अगले दिन ले आए, तो दूध निकालने वो बैठे, दूध जैसे वो निकालने बैठे तो गाय ने पहली बार में रंभा दिया, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। दूसरी बार में फिर से उन्होंने थन पकड़े, दूसरी बार में पूंछ मार दी गाय ने, तीसरी बार में वो फिर से दूध निकालने बैठे, गाय ने गोबर कर दिया, चौथी बार में फिर से उन्होंने ट्राई किया, चौथी बार में दुलकती मारी। तब व्यक्ति दूर जाके पड़ा, व्यक्ति ने कहा झूठ बोलते हैं, कोई दूध नहीं देती गाय वाय, सब झूठी बात। जिसका काम उसी को, जिसका नाम उसी को साजे। तो वही वाली बात है ना कि हर व्यक्ति कहता है जी आयुर्वेद में तो ये कहा है, भैया कितना आपने आयुर्वेद पढ़ा है, कितना जानते हो आयुर्वेद को, कहाँ लिखा है आयुर्वेद में ऐसा? तभी तो आपसे पूछ रहे हैं ताकि सब जाने। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने मजाक के तौर में बताया। ऐसे तो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो सब चीजों का विवरण देने लगूं, लेकिन ये मैंने छोटी छोटी बात कुछ ऐसी स्पेसिफिक्स बताई है ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम लोग गलती क्या करते हैं। तेल को लेके भी होता है, रिफाइंड ऑयल, कच्ची धानी का, सरसों का तेल, तो ये भी कहते हैं कि सरसों का तेल पे आ जाओ सब, रिफाइंड ऑयल मत यूज करो। वो तो देखिए ये तो अच्छी बात है कि सरसों के तेल पे सब लोग आ जाए, रिफाइंड ऑयल मत यूज करें, लेकिन सही बात यह कि सरसों के तेल की आड़ में अगर आप केवल सब लोग सरसों के तेल में आ जाए, जो लोग कहते हैं कच्ची घानी का सरसों का तेल, तो आपने देखा है जितनी भी कच्ची घानी के सरसों तेल बेचने वाले क्या लिखा होता है पीछे? कच्ची घानी इज ओनली अ ब्रांड वर्ड, ब्रांड नेम, इट डज नॉट डिनोट्स इट्स नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फिर क्या मतलब? कच्ची घानी फिर क्या मतलब है? प्रोसेस से बना लिया, कच्ची घानी के प्रोसेस से बना, अगर सरसों का तेल निकालने लगे तो 90% जनता को सरसों का तेल ना मिले, बिना सरसों के तेल के। तो मतलब ये सभी, तो मैं तो ये कहता हूँ, आपका ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि व्यक्ति यदि रिफाइंड खा रहा है तो आप भैया रिफाइंड खा लीजिए, रिफाइंड ऑयल खा लीजिए, कम से कम आप कुछ खा तो रहे हैं, आपके शरीर में स्निग्धता जा तो रही है। यदि आप ये सोचने लगे कि मैं देसी घी खाऊंगा, तो बढ़िया देसी घी का क्या भाव है, कहाँ से मिलेगा, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो अपने अग्नि बल को प्रदीप्त रखिए, यानी कि जैसे अब गर्मियों का सीजन है, संस्कार नहीं किया जाना चाहिए किसी भी फल में, किसी भी फल का दूध के साथ। मैंगो शेक निषिद्ध है, अच्छा, लेकिन मैंगो शेक कौन से वाला निषिद्ध है? खट्टे आम का यदि मैंगो बनाओ, दूध बनाओ, सॉरी आम यदि है खट्टा है, तो उसमें आप यदि दूध मिलाएंगे तो वो वाला मैंगो शेक आपको करेगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूध के साथ आप आम ले सकते हैं, बशर्ते वो बिल्कुल मीठा ना हो। लेकिन ये मीठे आम और दूध से बना हुआ मैंगो शेक भी कौन पी सकता है? जिसका अग्नि बल यानी डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसका बिल्कुल प्रॉपर है, जिसका मेटाबॉलिज्म खराब नहीं है, वो ले सकता है।
यदि व्यक्ति कहता है जी मुझे तो थोड़ा सा खाना खाते ही एसिडिटी हो जाती है, मेरी तो छाती पे खाना रखा रहता है, मुझे तो ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है, तो उस व्यक्ति को मैंगो शेक नुकसान करेगा। मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मैंगो शेक कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, तो ये व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार के ध्यान अनुसार रखेगा, चलना चाहिए। मुझे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। पैनल किसी को पच तो किसी को कुपच। हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसे ही कुछ लोग जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते तो कहते हैं आप औषधि से दूर रह रहे हैं, लहसुन खाना ही चाहिए, कुछ मात्रा में तो जाना ही चाहिए। ये बात ये बात बिल्कुल ठीक है, हम्म, लेकिन किसी धार्मिक कारणों से, आध्यात्मिक कारणों से यदि आप लहसुन नहीं खाना चाहते इन्हीं विशेष दिनों में, चूंकि तामसिक भोजन वो कहा गया है, तो आप उसको मत खाइए। लेकिन यदि आप को इस चीज का वहम नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कोई भी चीज यदि लगातार खाते रहते हैं, तो आपका शरीर उसका यूज टू हो जाता है, यूज्ड हो जाता है। आपको उसका प्रभाव आना बंद हो जाता है। तो शरीर को ऐसी आदत आप डालिए ही मत, एल्गोरिथम जो है अपने शरीर का बिगाड़ो मत। ऐसा करते रहिए कि शरीर उसको पहचाने कि तुझे तो ये रोज मिलती है, अब तुझे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसको, हाँ, मतलब उसको रेस्पॉन्ड करना शुरू करे। यदि आप मुनक्का खा रहे हैं तो आप उसको 15 दिन खा लीजिए, 15 दिन छोड़ दीजिए। जैसे मुनक्का की बात पे मुझे याद आई कि मुनक्का या किशमिश केवल उस सीजन में खाई जानी चाहिए जिस समय आपको अंगूर ना मिल रहे हो। वो इस वजह से कि भैया अंगूर को सुखा के बनी मुनक्का, तो वो साइकिल, मुनक्का को आप फिर से पानी में भिगो के खाते हो, किशमिश को आप फिर से पानी में भिगो के खाते हो, यानी एक तरह से उसको फिर से अंगूर बना के खाते हो। तो आपके माध्यम से मैं सारी जनता को ये बात एड्रेस करना चाहूंगा कि मुनक्का, यदि आपने किसी औषधि में पढ़ी कि मुनक्का आ गई, तो मुनक्का आप उसमें यूज कर सकते हैं कि आपको कोई गोली वगैरह बनानी है, अंगूर की बनेगी नहीं, अंगूर में क्योंकि रस ज्यादा निकलेगा, तो इसलिए आप उस समय उस वहां मुनक्का यूज कर लीजिए। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि रात को मुनक्का भिगो के खा लीजिए, रात को आप किशमिश भिगो के खा लीजिए, और इस समय में जैसे आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आजकल अंगूर खूब आ रहे हैं, तो किस लिए यूज करना चाह रहे हो आप? तो मैं आपकी बातें सुनते सुनते बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है कि जैसे डायबिटीज में कहते हैं आप मत खाओ किशमिश, जिसको लो शुगर है उसको कहते हैं किशमिश भिगो के खाओ। और ऐसे ही बहुत सारी बातें होंगी कि बीपी के पेशेंट को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डायबिटीज के, वो कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? बीपी, शुगर वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? शुगर वाला पेशेंट 50 ग्राम तक अंगूर खा सकता है, ठीक है। जब अंगूर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए अंगूर ही खाएं, सीजनल। अनानास खा लें, आजकल आड़ू खूब आ रहे हैं, आड़ू खाएं। बेरीज जो होते हैं, ब्लूबेरी, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ब्लूबेरी खाएं, पॉकेट आपकी अलाउ करती है तो स्ट्रॉबेरी खाएं। पोटेशियम रिच फूड जैसे केला हुआ, चीकू हुआ, बहुत ज्यादा मीठे फल हुए, ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, वो भी आपके शरीर में जाके ग्लूकोज में बदल जाता है। अच्छा, तो शरीर को जो बदलना है, जिनमें आखिरी में कोज लगा हुआ है, वो आखिरी में जाके ग्लूकोज में बदलेगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि हमने मीठा जो है फ्रूट वाला खाया है, वो मीठा है शरीर के लिए, वही बात है। तो केमिस्ट्री समझ रहा है, ईश्वर ने उसको ऐसा बना दिया। और मैंगो भी मीठे ना खाए? नहीं, अगर खट्टा है तो आप खा सकते हैं, खट्टा और मीठा सा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मीठा है तो भी आप आधा आम खा सकते हैं। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो, आटा भी तो खाते हैं लोग, शुगर वाले। हाँ, खाते हैं ना। आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं के आटे का और आधे आम का दोनों को बराबर होता है, आप चेक करा लीजिए। तो आपको यदि लगता है आपको आम खाना है तो उस समय में, इसी वजह से मैंने कहा कि आप गेहूं की रोटी मत खाओ, आप जौ की रोटी खा लो। हालांकि गेहूं का और जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसमें 5% का फर्क होता है, बट जो होता है वो शरीर में जाके अलग तरीके से कार्य करता है शुगर को कंट्रोल रखने में, फाइबर आदि के कारण। अच्छा, क्योंकि गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है, इसलिए मैंने बताया कि गेहूं आज के समय में ज्यादा नुकसान देता है। तो जो शुगर के लिए फायदेमंद चीज है, वो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल आधी से ज्यादा जिसने चेक नहीं कराया, टेस्ट नहीं कराया, बस ये मान लीजिए उसको शुगर नहीं है, जिसने टेस्ट करा लिया उसको शुगर नहीं दे। ये क्यों? एक तो प्री डायबिटिक हो गया आजकल, नया चला, ये नया। हाँ, वैसे रेंज है क्या शुगर की? सब अलग अलग बोलते हैं। देखिए ये तो लंबा विषय हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं इस पे बात ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको लगता है किसी भी कारण से आपको शुगर है, आप प्री डायबिटिक है, हाँ, तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल से सुधारना शुरू कीजिए। आप गेहूं का सेवन कम से कम कर दीजिए। फल में आप अनानास खाइए, ब्लूबेरी खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, आलू खाइए, 50 से 100 ग्राम तक। आप 50 ग्राम खरबूजा, 50 ग्राम तरबूज, यानी कुल मिला के 100 से 150 ग्राम आप ये खा सकते हैं। हफ्ते में 3 बार 50 से 60 ग्राम आप पनीर खा सकते हैं। नमक का सेवन आप कम से कम कर दीजिए। सोने जाने से 2 घंटा पहले आप दूध पी लीजिए, यदि आपको दूध पीने की आदत है। जिस दिन आपने दूध पिया उस दिन आप अदर प्रोटीन्स मत लीजिए।
ठीक है। और वैसे ही बीपी वालों को नमक से परहेज बोलते हैं, तो उनको नमक से परहेज करना चाहिए। सफेद नमक खाइए चाहे सेंधा नमक खाइए, दोनों एक ही बात। और ऊपर से नहीं डालना है। ऊपर से नहीं डालना है। जो बीपी वाले पेशेंट है उनको कोशिश करना चाहिए कि सब्जी में, किसी भी आहार में, किसी भी द्रव्य में जो नमकीन है खाने में, उसमें ऑलरेडी आपने नमक खा लिया, तो आपके शरीर में ऑलरेडी इतना नमक चला गया है, तो कम से कम ऊपर से तो ना डालो। बख्श दो कि ऊपर से डाल के मत खाओ। बाजार से आप अमरूद लाते हो बड़ा मीठा देख के, घर लाके उस पर नमक लगा के खाते हो, भैया कौन सा तू? आप सारी रिटेल में घूमते फिरोगे 100-150 रुपए किलो वाले अमरूद, भैया मीठा देना, मीठा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको नमक डाल दो। तो मीठा क्यों ढूंढ रहे थे? तो ये बातें मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट से सारी चीजें बताने लगूं तो सर ऊपर से उतर जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल कि तार्किक लगे चीजें और लोगों को याद रहे, रजिस्टर हो जाए। और कभी आपको लगता है कि मेरी कोई भी बात किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी इंटरव्यू में, मेरी किसी भी रील में, किसी भी वीडियो में गलत है, तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट भी करता हूँ, मैं आगे जाऊंगा उस पर शास्त्रार्थ करने के लिए। और कोई मेरे आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वो आ भी सकते। तो सुन रहे हैं जिनको अगर आना है तो सीधा बात करो, इधर उधर लिखो मत। नहीं, वो लिखे, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है मैडम। हमारे पास तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सारे कमेंट्स पढ़ने लगे तो मुझे 10-12 लोगों की टीम बैठानी पड़े। वो तो कभी कभार मैनेजर की नजर पड़ जाती है, कोई उन्होंने देख लिया, तो हमें तो ये भी पता है कि 150-150 रुपए लेंगे, लोग ट्रोलर्स भी हैं। तो आप सक्सेसफुल हो, आप माइंड ही मत करो इस बात को। नहीं करना है। हम माइंड अगर करने लगे तो वो लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग उनकी बात को माइंड करने लगे, वो काम तो हमने उन पे छोड़ दिया है। हमारे पास तो अपना ही काम इतना है कि हम वही नहीं माइंड कर पाते, उनका तो क्या माइंड करेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपने फीमेल जो ऑडियंस है उसके लिए भी पूछना चाहूंगी। आजकल बाल गिरने की समस्या, स्किन पे ग्लो, ये सारी चीजें उनको इतनी चाहिए, तो उसके लिए कोई आहार, भोजन, कोई तरीका आप बताना चाहेंगे? आप कहेंगे बाल जो गिरने वाला प्रश्न है, इसका तो जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता, लोग मुझे कहेंगे पहले अपने बाल तो ठीक कर ले, तेरी गिरे हो गया, तो इसका तो जवाब मैं आपको क्या दूंगा। एनीवेज मेरी तो खैर उम्र हो गई, उम्र के साथ हो ही जाता है 45 ईयर्स। बट हाँ, कम उम्र में जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं तो उन लोगों को आंवला, विटामिन सी से संबंधित जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि आंवला से मुझे याद आया कि जिन लोगों से खट्टा फल नहीं खाया जाता वो हमारा सुआंवला मंगा के खा सकते हैं। आम में भी आंवला में भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। इसी प्रकार से और बहुत सारे फल हैं, अमरूद है, उसमें भी विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में आप यूज करें, बहुत अच्छी आपकी सेहत रहेगी। उसके अलावा आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा किसी भी शैम्पू वगैरह पे आप डिपेंडेंट ना रहे। जो लोग सोचते हैं ना कि हमने बाजार से शैम्पू सब शॉर्टकट पे चले, तो आप केवल यदि पानी से अपने बाल सिंपल धो लेंगे तो वो भी आपको लाभ देगा। अच्छा, इतना तो ये अफोर्ड ही नहीं करेंगे जेंजी। आप जो उपाय बता रहे हैं, बिना शैम्पू के कैसे बाल रखेंगे? तो वो करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो सबसे अच्छा। हाँ, दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं आंवला ऑयल, आंवले का तेल हम लोग यूज करते हैं, आंवले के तेल में मैडम 1% भी आंवला नहीं होता। वो तो देख के पता चलता है। 0.001% उसमें इस तरह की शब्दावली लिखी होती है कि कंपाउंड ऑफ, समझ नहीं आता है। हाँ, उसमें 0.001% लिख देंगे, कहीं कोई परसेंटेज लिखी होगी। तो चूंकि हम तो इस गैमट से हैं, इसलिए हमें पता है आंवला तेल, जो कायदे से आंवला का रोगन अरबी में तेल को कहते हैं। तो बहुत अच्छी यूनानी ऐसी कंपनीज हैं, मैं उनका यदि नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी कि सर आप तो मुस्लिम कंपनी का प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो अपनी मतलब विवेक से आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक सेलर प्रोडक्ट्स के पास जाए जो प्रोडक्ट सेल करते हो, और रियल आंवला का ऑयल यूज करें। हाँ, और रियल आंवला का यदि कोई तेल बनाना चाहता है, 99% लोगों ने एक बकवास परोसी हुई है सोशल मीडिया के अंदर कि आप आंवला कच्चा लीजिए, उसको तेल में पकाइए और उससे आपका आंवला का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल जाएगा। तो मैं सारे लोगों को एड्रेस ये बात करना चाहता हूँ कि कोई भी तेल यदि आप बनाना चाहते हैं, तेल बनाने का ये प्रोसेस होता ही नहीं है। तेल बनाने का हमेशा प्रोसेस होता है कि आप जो भी जड़ी बूटी से आपको तेल बनाना है, सपोज आपको आंवले का तेल बनाना है, तो आप आंवले को यकपुट कीजिए, उसको 8 गुले या 16 गुले पानी में उबाल लीजिए। सपोज आपने 100 ग्राम आंवला लिया, तो 100 ग्राम आंवले को आप कम से कम 800 ग्राम या 1 किलो 600 ग्राम
पानी में डाल के उसको उबाल लीजिए उससे ऑयल और निकले। अष्टमांश जब रह जाए, जब वो 8वां भाग रह जाए तब उस पानी को निकाल लीजिए, यानी पानी धीमी आंच पर पकता पकता 8वां भाग रह जाए, उस पानी को आप उससे 4 गुने तेल में डाल लीजिए। जब वो तेल में पकता रहेगा वो वाला एक्सट्रैक्ट, वो वाला पानी, वो वाला काढ़ा, तो वो सारा पानी जल जाएगा, एक्सट्रैक्ट उस तेल में रह जाएगा। उसका तरीका क्या है, मोटे तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। वो टेस्ट कैसे करना है, रुई की बत्ती उसमें डाल लीजिए उस तेल के अंदर, उसको जला लीजिए। अगर वो चटक 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 होनी है तो यानी अब उसमें पानी रुका हुआ है। उसका सिंपल घरेलू तरीका ये है। तो यदि आप किसी भी जड़ी बूटी का कोई भी तेल बनाना चाहते हैं, आप बना के तो देखो, जो लोग कहते हैं हमने तो बनाया, हमसे तो तेल बनाएंगे नहीं। वो कई कोकोनट ऑयल में कड़ी पत्ता डाला, मेथी डाला, उबाला, बोला, प्रोसेस है, तेल जल जाएगा सारी जड़ी बूटी और वो काला काला तेल, और कहते हैं ये लगाओ इससे बाल ठीक हो जाएंगे। मैडम इसलिए हो जाएगा ना, उन लोगों को खुद ही नहीं पता वो परोसेंगे क्या। जैसे ना, जैसे पके जैसे हम वैसे हमारे सगी। सही बोल रहे हो। कहावत है कि ऐसे ही चलता है सब चीजें। तो ये मैंने बड़ा अच्छा तरीका बताया, बातें निकल आती है। हाँ। मैंने हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये तरीका मैंने इस वजह से बताया सिर्फ आई ओपनर के तौर पे, ऐसा नहीं है कि तेल बनाने बैठ जाएगा। हाँ, बहुत मेहनत है। पहले तो 8 भाग करो, फिर उसको पकाओ, फिर तेल में मिलाओ, फिर वेट करो कि इसका पूरा जो है वाटर जा रहा है और ये सिर्फ तेल रह गया। बहुत लंबा काम है। और स्किन के लिए आप लोग पीछे ही पड़ गए, हर चीज बता करनी है। स्किन के लिए भी कोई आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसा घरेलू नुस्खा? स्किन के लिए तो सबसे बढ़िया होती है मुल्तानी, जो अब आप लोग यूज नहीं करते, पहले किया करते थे। नहीं, आजकल लोग मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं मैडम। 100 ग्राम जो 240 रुपए की अमेज़न। नहीं, वो पिसी हुई तो वो कितनी सही होती है पता नहीं है। मैडम मिट्टी है, इतनी पहाड़ जीवन भर निकाल। नहीं, मिट्टी में भी कहते हैं ये मिला दिया, वो मिला दिया, अब ये अलग ही मिट्टी हो गई है वो। जो ये कहते हैं ना कि मुल्तानी, ये बात जो प्रचलित की है, मुल्तानी मिट्टी जो 240 रुपए की 90 ग्राम का पैकेट बेचते हैं, उन्होंने प्रचलित की है कि मिट्टी में ही मिला दिया जी हमारी मिट्टी। हमारे टाइम तो वो आती थी पत्थर जैसी, उसको तोड़ तोड़ के भिगो भिगो के। मिट्टी वही होती है। तो आजकल तो प्रचलन हो गया कि साफ सरसों का तेल सर में लगाने वाला अलग और खाने वाला अलग, क्योंकि अलग अलग तरीके से बेचना है। सर में लगाने वाला तो 90 ml बिकेगा 140 रुपए का, बिल्कुल। और खाने वाला भैया निकलना तो सरसों में से। पानी तो वही है, चाहे उससे कपड़े धो लीजिए, चाहे उसको पी लीजिए, चाहे उसको शिव जी पे अर्पण कर दीजिए, बिल्कुल सेम है। पानी तो वही है। हाँ, वैसे ही तेल है, पर वो तेल बेचना है ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमने बहुत सारा ज्ञान लिया आपसे, बातें खत्म ही नहीं होंगी अगर हम करते जाएंगे और आपसे ज्ञान लेते जाएंगे। तो अभी तक जो हमने लिया उसको पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर नई जानकारी के लिए फिर से मिलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।